वेलकम अगेन इन माय क्लास। आज हम एनाटमी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अस्थि। तो अस्थि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट पेपर के लिए, इसे आपको ज़रूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो सबसे पहले अस्थि क्या है उसका परिचय देते हुए बताया गया है। अस्थि वह है जो शरीर को धारण करे, जो शरीर का अवलंबन करे। ठीक है, शरीर की जो कठोर धातु है उसका नाम क्या है? अस्थि है। और ये पितृज भाव से उत्पन्न शरीर की धातु है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति में बताया गया है अस्थते अस्क्विथन मांस अभ्यंतर अस्ते हार्ड इति, मतलब अस्थि मांस के अंदर स्थित हार्ड है, मतलब हड्डी है। मांस के अंदर स्थित होती है ना, तो मांस के भीतर स्थित ये है हड्डी है। ठीक है, तो ये इसका परिचय और इसका व्युत्पत्ति है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें ये है कि ये पितृज भाव से उत्पन्न धातु है। हमारे शरीर में कई जितनी भी चीज़ें हैं वो मातृज भाव, पितृज भाव, सात्मज भाव, आत्मज भाव, इन सब से जो है वो डेवलप होती है। तो ये जो है वो अस्थि जो है पितृज भाव से उत्पन्न है। ठीक है, अब इसके बाद उत्पत्ति बताएंगे इसकी कि इसकी जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है। तो जो शरीर की 7 धातुएं हैं उनके अंतर्गत अस्थि को कौन सी धातु माना है? 5वीं धातु माना है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो अगर हम तारतम्य के अनुसार देखें, जितनी धातुएं हैं उसके अनुसार इसकी जो उत्पत्ति है वो मेद धातु से बताई गई है। जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बोलते हैं ना, तो रस, रक्त, मांस, मेद। तो रस से रक्त की, रक्त से मांस की, मांस से मेद की और मेद से अस्थि की उत्पत्ति बताई गई है। तो ये श्लोक में भी बताया गया है। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के अध्याय 15वें अध्याय में बताया है, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः ततो अस्थि च अस्थनो मज्जा ततः शुक्रम शुक्राद गर्भः प्रसादजः। मतलब इसमें भी यही बताया गया जैसे मैंने भी बताया, रस से रक्त की, रक्त से मांस की, ततो मांसम लिखा है। तो ततो मांसम मतलब रस से रक्त की, रक्त से मांस की, फिर मांसान मेदः मतलब मांस से मेद की, और ततो अस्थिचा मतलब मेद से अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। तो हमारे लिए तो बस यही लाइन, क्योंकि हम अस्थि पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमारे लिए यही लाइन इम्पॉर्टेंट है कि मेदः ततो अस्थिच, मेद धातु से अस्थि की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये पूरा श्लोक है जिसमें सभी धातुओं की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है तो ये बताया गया है। तो आप इसको पूरा याद कर लें, ये बहुत जगह काम आएगा, आपके फिजियो में भी काम आएगा और एनाटमी में तो है ही इंपॉर्टेंट ये। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः ततो अस्थि च अस्थनो मज्जा ततः शुक्रम शुक्राद गर्भः प्रसादजः। तो सेकंड लाइन में बताया गया अस्थि से मज्जा की, मज्जा से शुक्र की और शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा करके तो बेसिक हमारा जो मेन हम यहाँ पे अस्थि पढ़ रहे हैं, तो अस्थि की उत्पत्ति किससे होती है? मेद धातु से होती है। तो ये आचार्य चरक ने भी यही बताया है और आचार्य सुश्रुत है उन्होंने भी यही बताया है कि मेद धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। जैसा कि जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने अपने सूत्र अध्याय 14 इसमें बताया है। इनका श्लोक भी समवट इट इज़ लाइक चरक, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः प्रजायते। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है मेदसो अस्थि, मतलब मेद धातु से अस्थि की उत्पत्ति होती है। ततो मज्जा, फिर अस्थि से मज्जा की, मज्जः शुक्रम तु मज्जज्ञः शुक्रम तु जायते, मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। तो इसमें एक धातु से पूर्व धातु से उत्तर धातु की उत्पत्ति का क्रम बताते हुए ये बताया गया है कि मेद धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये तो इसकी उत्पत्ति थी। ये दोनों श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लें तो आपको कई जगह काम आएंगे। नहीं तो आपको इतना तो याद रखना ही है कि मेद धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका परिचय, फिर इसकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, फिर उसके बाद इसकी उत्पत्ति। ठीक है, अभी आगे पूरा आचार्य सुश्रुत ने उनको पूरा और थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है। मेदः स्नेहे स्वेदौ दृढ़त्वम पुष्टिम अस्थनाम च, मतलब मेद के स्नेह और स्वेद से जो अस्थि होती है उसमें दृढ़ता और पुष्टि आती है। तो वही बताया गया है, मतलब बेसिक यही है कि मेद धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अस्थि का पंचभौतिक स्वरूप। अस्थि जो है वो पंचभौतिक है, तो उसको कैसे प्रूव करेंगे? इसमें ये देखिए बताया गया है, जो अस्थि है पंचभौतिक है, तो अस्थि का जो कठोर भाग है, जो कठोर भाग, अस्थि हार्ड होती है ना, तो जो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कॉम्पैक्ट पार्ट है बोन का, उसमें पृथ्वी महाभूत का प्राधान्य है। ठीक है, अस्थि में जो सुशिर भाग है, जो स्पंजी पार्ट होता है, ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं ना उसमें, अस्थि में जो स्पंजी पार्ट होता है वो बताता है कि इसमें आकाश महाभूत का प्राधान्य है। ठीक है, अस्थि के अंदर मज्जा सिचुएटेड होती है, बोन मैरो सिचुएटेड होती है, जो कि सेमी सॉलिड कंटेंट होता है विद ब्लड, तो वो जल और अग्नि महाभूत की प्रधानता को दर्शाता है। ठीक है,
और अस्थि में जो गतिशीलता होती है और जो लघुता होती है, मूवमेंट होती है ना, मसल अटैचमेंट्स होती हैं उसके ऊपर, तो वो ये बताता है कि अस्थि में वायु महाभूत का भी प्राधान्य होता है। तो इस प्रकार से पांचों महाभूत आ गए। पृथ्वी, अस्थि का जो कठोर भाग है वो बता रहा है कि उसमें पृथ्वी महाभूत का प्राधान्य है। सुषिर भाग बता रहा है आकाश महाभूत का प्राधान्य। मज्जा भाग जल और अग्नि महाभूत के प्राधान्य को दर्शाता है, और जो गतिशीलता और लघुता है वो वायु महाभूत के प्रधानता को दर्शाती है। तो इस प्रकार से ये अस्थि पंचभौतिक है। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि अस्थि की उत्पत्ति बताते हुए अस्थि का पंचभौतिक स्वरूप और उसका कार्य, उसकी संख्या, ऐसे करके लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा आ जाता है। तो ये अस्थि का पंचभौतिक स्वरूप करके टॉपिक है, ठीक है। अब चलते हैं अस्थि का निर्माण कैसे होता है। ये तो हमें पता चल गया कि जो अस्थि है वो मेद धातु से निर्मित होती है, परंतु मेद धातु से निर्मित किस प्रकार से होती है इसके बारे में आचार्य चरक ने अपने चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय में बताया है। ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी अग्नि अनिल आदि नाम संघातः स्व ऊष्मणा कृतः खरत्वम प्रकृति अस्य जायते अस्थि ततो नृणाम। मतलब जो मेद है, संघातः स्व ऊष्मणा कृतः लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहले लाइन लिखिए पृथ्वी अग्नि अनिल आदि नाम। मतलब जो पृथ्वी है, अग्नि, अनिल है, जो पंच महाभूत है। अभी हम पीछे पढ़ के आए अग्नि जो अस्थि है वो पंच भौतिक है। तो जो इसमें पृथ्वी अग्नि अनिल आदि जो पंच महाभूत हैं उनका संघात होकर, किसके द्वारा उनका संघात होकर? स्व ऊष्मा से। तो किसकी स्व ऊष्मा? यहाँ पर मेद धातु का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे स्व ऊष्मणा का मतलब है मेद धातु की जो ऊष्मा है, जो मेदो अग्नि है, ठीक है। तो जो मेदो अग्नि है उससे जो पृथ्वी अग्नि अनिल है, जो पंच महाभूत हैं, उनका संघात होकर, मतलब वो उनका पाक होकर, उनका इमेच्योर फॉर्म से मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होकर जब वो खर हो जाती है, खरत्वम प्रकृति अस्य जायते, ठीक है। जब मेद धातु खर हो जाती है अपनी ही ऊष्मा से, मतलब मेदो ऊष्मा, मेदो अग्नि, जब पृथ्वी अग्नि अनिल आदि इनका संघात होकर मेद धातु जब कठोर हो जाती है तब अस्थि धातु का निर्माण होता है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से समझने वाला है, ठीक है। कौन खर हो जाएगा? मेद धातु। कैसे खर हो जाएगा? जब मेद अपनी ही अग्नि, मतलब जो मेदो अग्नि है उसके द्वारा उसके जो पंच महाभौतिक जो तत्व हैं जब वो उनका संघात हो जाएगा, उनका कन्वर्जन हो जाएगा, तब जो वो मेद धातु खर हो जाएगी, तब उससे अस्थि धातु की उत्पत्ति होगी। तो ये जो है वो अस्थि के निर्माण बताया गया है, किस प्रकार से अस्थि का निर्माण होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। पृथ्वी अग्नि अनिल आदि नाम, इनका क्या होगा? संघात होगा। किससे होगा? स्व ऊष्मणा कृतः, मतलब मेद ऊष्मा से, जो मेद की ऊष्मा है, मेदो अग्नि है। फिर क्या होगा? वो खर हो जाएगी जब, खरत्वम प्रकृति, मेद धातु जब खर हो जाएगी तब उससे अस्य जायते अस्थि ततो नृणाम, उससे अस्थि धातु का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये हमारा अस्थि धातु का निर्माण हो गया। उसके बाद अस्थि का कार्य पढ़ेंगे। अस्थि का क्या कार्य है? तो इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने शारीर अध्याय 5 में एक बहुत ही सुंदर उपमा देते हुए बताया है कि अस्थि किस प्रकार से कार्य करती है। आभ्यंतर गतैः सारैः यथा तिष्ठन्ति भूरुहा अस्थि सारैः तथा देहा ध्रियन्ते देहिनाम ध्रुवम। मीन्स जिस प्रकार वृक्ष अपने अंदर स्थित काष्ठ रूपी सार या लकड़ी के सहारे टिका रहता है। वृक्ष जो है वो उसकी जो लकड़ी है वही तो उसका सहारा होती है, उसके बिना अगर उसको काट दिया जाए, उसके ट्रंक को काट दे तो क्या वो खड़ा रह पाएगा? नहीं ना। तो जिस प्रकार वृक्ष अपने ऊपर स्थित काष्ठ रूपी सार या लकड़ी के सहारे टिका रहता है, उसी प्रकार से जो प्राणियों का शरीर है, देहाम ध्रियन्ते लिखा है, तो मतलब उसी प्रकार देही नाम मतलब प्राणी, और देह, प्राणियों की जो देह है वो किस पे टिकी हुई है? अस्थि रूपी सार के सहारे धारण किए हुए हैं, अस्थि सारैः, ठीक है। तो जिस प्रकार जो भूरुहा मतलब पेड़, जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, वो अपने अंदर स्थित जो सार होता है, काष्ठ रूपी सार के सहारे टिका रहता है, तिष्ठन्ति, उसी प्रकार से जो देहियों की, मतलब प्राणियों की जो देह होती है वो अस्थि रूपी सार के सहारे धारण होती है, टिकी रहती है। तो अगर अस्थि नहीं होगी तो क्या हमारा शरीर टिका रहेगा? नहीं टिका रहेगा। तो अस्थि जो है वो हमारी बॉडी का एक तरह से खंभा है जिसके सहारे हम खड़े हुए हैं। तो ये अस्थि का कार्य हो गया। तो अस्थि के निर्माण के बाद अस्थि का कार्य हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अस्थि की संख्या की तरफ। जो अस्थि की संख्या है वो कितनी बताई गई है? अथर्ववेद, आचार्य चरक, अष्टांग संग्रह, काश्यप संहिता और याज्ञवल्क्य स्मृति में
360 अस्थि बताई गई हैं। तो आप जो बेसिक है इसमें तो चरक का और अष्टांग संग्रह का है, बाकी मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन आप सिर्फ मेनली आचार्य चरक और अष्टांग संग्रह वाग्भट ने कितनी अस्थियाँ बताई हैं वो आप पढ़ सकते हो। और आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने 300 अस्थि बताई हैं और मॉडर्न में 206 अस्थि बताई गई हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अस्थि की संख्या। इसके बारे में जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि कहाँ कहाँ पे कितनी संख्या होती है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।